गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ योर सोशल साइंस क्लास फॉर क्लास 9। सो हमने फर्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 1 में डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कि उन लोगों ने किस चीज़ के लिए डिमांड की थी। जो लोग पीपल थे, किस चीज़ के लिए डिमांड की गई थी कि उनको 27% रिजर्वेशन कोटा दिया जाए, जो कि सोशली बैकवर्ड या फिर एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं। जिसमें कुछ लोगों ने मिलकर पार्लियामेंट में ये डिसीज़न लिया था कि उनकी बात को सामने रखा था, और इस पर काफ़ी सारे डिस्कशन थे, जिसको मेंडल कमीशन के नाम से जाना गया था। और एक सर्वे भी हुआ था इस पर। सर्वे यानी कि उन घर जा के डेटा कलेक्ट किया था, जिसमें पूछा था कि कौन ये चाहता है और कौन नहीं चाहता, येस और नो। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था कि उन लोगों ने सोचा था कि अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करवा देंगे, 27% जो रिजर्वेशन है वो दिलवा देंगे, तो फिर हम आपको वोट देंगे। और इस कारण से जनता दल की जो पार्टी थी वो बन गई थी, और उनका जो प्राइम मिनिस्टर था वो उस समय उस पार्टी के हेड वीपी सिंह बने थे। अब हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन हिज एड्रेस टू द पार्लियामेंट अनाउंस द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन ऑफ द मेंडल कमीशन। अब क्या हुआ था, जो इंडिया के प्रेसिडेंट थे उनने पार्लियामेंट में इस चीज़ को अनाउंस किया था कि गवर्नमेंट का इंटेंशन जो है वो सब लोगों के लिए एक सा ही होता है, इसलिए इस मेंडल कमीशन को रिकमेंड करने से पहले इसके बारे में ध्यान दिया जाए। ऑन 16 अगस्त 1990 द यूनियन कैबिनेट टुक अ फॉर्मल डिसीजन टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशंस। और फिर इन रिकमेंडेशन को मतलब इम्प्लीमेंट होने से, इससे पहले कि ये लागू हो जाए, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिख जाए या ये रूल निकल जाए, एक कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, मतलब प्राइम मिनिस्टर की और उनके जो मेंबर्स या सपोर्टर होते हैं। नेक्स्ट डे प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह इन्फॉर्म द पार्लियामेंट अबाउट द डिसीजन थ्रू अ स्टेटमेंट इन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। और जब पार्लियामेंट में मीटिंग हुई थी तो वीपी सिंह जो प्राइम मिनिस्टर थे उनने अपना स्टेटमेंट दे दिया था और दोनों हाउसेज के लिए कि इस मेंडल कमीशन को इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। द डिसीजन ऑफ द कैबिनेट वॉज सेंट टू द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग। और फिर ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग तक गया था। द सीनियर ऑफिसर ऑफ डिपार्टमेंट ड्राफ्टेड एन ऑर्डर इन कैबिनेट डिसीजन एंड टुक द मिनिस्टर्स अप्रूवल। और फिर इसमें कुछ मिनिस्टर्स को भी और कुछ डिपार्टमेंट के मिनिस्टर थे जिनसे अप्रूवल चाहिए था, मतलब ये चाहिए था कि वो भी हाँ करें। An offer signed the order on behalf of Union government. This was how OM number 36012319 was born on 13 अगस्त 1990 और फिर 13 अगस्त 1992 में इम्प्लीमेंट हो गया था, यानी लागू हो गया था, इसको मंजूरी मिल गई थी। For the next few months, this was the most hotly debated issue in the country. पर कुछ महीनों तक इस पे बहुत सारी डिबेट यानी पक्ष विपक्ष, जिसमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, मतलब कि कोई इसके सपोर्ट में होता है और कोई इसके अगेंस्ट होता है। वो इस पे फ्यू मंथ्स तक डिबेट चली थी। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स were full of different views and opinions on the issue। और उस समय हाईलाइट में न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में भी यही टॉपिक था कि 20% रिजर्वेशन गलत है या सही। इट लेड टू वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट एंड काउंटर प्रोटेस्ट, सम ऑफ विच वर वायलेंट। और फिर इसके लिए लोगों ने प्रोटेस्ट करा, मतलब इसके अगेंस्ट गए, हम कह सकते हैं स्ट्राइक्स की, मतलब हड़ताल की, और कुछ वायलेंट भी थी। वायलेंट मतलब अहिंसाजनक, मतलब नुकसान पहुंचाया गया। पीपल रिएक्टेड स्ट्रांगली बिकॉज दिस डिसीजन अफेक्टेड थाउजेंड ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी। और पीपल ने रिएक्ट क्यों किया था लोगों ने, क्योंकि इस डिसीजन से थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स अपॉर्चुनिटी, मतलब हज़ारों जॉबों को नुकसान होने वाला था। क्यों? क्योंकि जो 20% रिजर्वेशन था, मतलब 20% सीट जो थी किसी भी जॉब की, वो रिजर्व्ड कर दी गई थी। Some felt that existence of inequalities among people of different castes in India necessitated job reservations। क्योंकि जब जॉब रिजर्वेशन दिया जाता है तो इससे कहीं ना कहीं कंट्री में इनइक्वालिटी जो है वो इंक्रीज होती है। क्यों होती है? क्योंकि गवर्नमेंट जो है उनका कहना यह है कि वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इक्वालिटी प्रोवाइड कराना चाहते हैं, क्योंकि उन लोगों को वो चाहते हैं कि वो भी बाकी सबके बराबर आए। लेकिन ये लोगों में इनइक्वालिटी को बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि अगर सब इक्वल होने चाहिए, किसी को कोई भी रिजर्वेशन ना मिले। दे फेल्ट दिस वुड गिव अ फेयर अपॉर्चुनिटी टू दोज communities who so far had not adequately been represented in government employment। कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में वही होना चाहिए जो उसके लिए बिल्कुल एडिक्वेट हो, बिल्कुल सही हो।
Others felt that this was unfair as it denied the equality of opportunity to those who did not belong to backward community. So ये कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जो बैकवर्ड कम्युनिटी नहीं है उनके साथ इनइक्वालिटी करना है, मतलब सबको इक्वल मानना चाहिए, सब अपनी एजुकेशन लेके मेहनत करके वहाँ तक आए, उनको किसी को भी रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। कुछ लोगों का ऐसा कहना था इसमें। दे वुड बी डिनाइड जॉब्स इवन थ्रू दे कम बी मोर क्वालिफाइड, मतलब कि लोगों को जॉब्स जो है वो उनकी क्वालिफिकेशन यानी एजुकेशन के अकॉर्डिंग मिलनी चाहिए। Some felt that this would perpetuate caste feeling among people and hamper national unity. कुछ लोगों का ऐसा भी कहना था कि इससे लोगों के बीच में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो है वो और ज़्यादा बढ़ सकता है। इन दिस चैप्टर वी वोंट डिस्कस वेदर द डिसीजन वॉज गुड और नॉट। सो इसमें देखना था कि डिसीजन अच्छा है या नहीं है। वी ओनली टेक दिस एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड हाउ मेजर डिसीजन आर टेकन एंड इम्प्लीमेंटेड इन द कंट्री। इस एग्जाम्पल को हमने क्यों पढ़ा है, जो हमने ये पढ़ा पूरा 27% रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड, सोशली बैकवर्ड एंड एजुकेशनली बैकवर्ड सोसाइटी, क्यों पढ़ा हमने इसको कि उनको क्योंकि हमें ये देखना था कि कैसे कोई भी डिसीजन जो है वो लिया जाता है और उस पर वर्क होता है। हु रिजॉल्व दिस डिस्प्यूट, अब हमने देखा इम्प्लीमेंट किसने करा, पार्लियामेंट ने, ठीक है। अब प्राइम मिनिस्टर, और अब इस पे रिजॉल्व मतलब ये जो इसके लिए जो लड़ाइयाँ हो रही थी इसको सॉल्व कौन करेगा। You know that the Supreme Court and the High Court in India settle disputes arising out of government decision. हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ये काम होता है कि जो भी गवर्नमेंट डिसीजन के कारण डिस्प्यूट हो रहा है यानी लड़ाइयाँ हो रही हैं उसको सॉल्व करना। सम पर्सनस एंड एसोसिएशंस अपोज टू दिस ऑर्डर, कुछ लोग इसके अपोज्ड थे मतलब अपोजिशन में थे। टू दिस ऑर्डर फिल्ड अ नंबर ऑफ केसेस इन द कोर्ट, और उनने कोर्ट्स में बहुत सारे केस कर दिए इसलिए। दे अपील्ड टू द कोर्ट टू डिक्लेयर द ऑर्डर इनवैलिड एंड स्टॉप इट्स इम्प्लीमेंटेशन। उनकी कोर्ट से ये बहुत ज़्यादा सिफारिश थी कि वो इस कोर्ट को, इस रूल को, जो ये रूल निकला था लॉ को इनवैलिड कहें और इसको इम्प्लीमेंट ना होने दे, मतलब ये रूल लागू ना होए। दे अपील टू द कोर्ट टू डिक्लेयर द ऑर्डर इनवैलिड एंड स्टॉप इट्स इम्प्लीमेंटेशन। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बंच्ड ऑल दीज केसेस टुगेदर, और फिर जो सुप्रीम कोर्ट था उसने सारे केसेस को एक साथ बंच कर लिया, मतलब एक साथ बनाया। दिस केस वॉज नोन एज द इंदिरा सुहाने एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, और फिर क्योंकि सबका केस एक ही टॉपिक पे था रिजर्वेशन से रिलेटेड, तो उन लोगों ने इसको क्या नाम दिया, इंदिरा सुहाने या फिर अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। अदर मतलब कुछ को हटा के इंडियन यूनियन का केस था। 11 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हर्ड आर्ग्यूमेंट्स ऑफ बोथ साइड, जो इसके अगेंस्ट में थे और जो इसके लिए थे, जो इसके मतलब इसकी साइड थे इस रूल के, तो उन दोनों की ही बातें सुनी गई और इसके लिए 11 जजेस बैठे थे सुप्रीम कोर्ट के, और उन्होंने दोनों ही आर्ग्यूमेंट सुने थे, जो इस रूल के सपोर्ट में थे और जो इस रूल के अगेंस्ट थे, मतलब खिलाफ थे। बाय अ मेजॉरिटी द सुप्रीम कोर्ट जजेस इन 1992, और मेजॉरिटी के कारण 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था दैट दिस ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज वैलिड, कि ये लॉ वैलिड रहेगा। एट द सेम टाइम द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड गवर्नमेंट टू मॉडिफाइड, पर इस समय सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ और कही थी गवर्नमेंट से कि ओरिजिनल ऑर्डर, टू मॉडिफाइड्स ओरिजिनल ऑर्डर, कि उन्हें इसे इसके ओरिजिनल ऑर्डर तक ही रखना होगा। इट्स सेड दैट वेल टू डू पर्सन्स अमंग द बैकवर्ड क्लासेस शुड हैव एक्सक्लूडेड फ्रॉम गेटिंग द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन, मतलब इस रिजर्वेशन में वो लोग नहीं आएंगे जो अच्छे से पढ़े लिखे हैं, मतलब वो बैकवर्ड क्लास से तो हो सकते हैं यानी SC ST OBC, लेकिन वो क्या होगा अगर वो पढ़े लिखे हैं और उनके पास इतने सारे असेट, इतनी चीज़ें हैं कि वो अच्छे से पढ़ लिख सकते हैं और अच्छे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, तो उनको इस रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा। इस रिजर्वेशन का फ़ायदा सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो कि रियली में बैकवर्ड हैं। यानी तो क्या कहा था इसलिए जजेस ने कि वो इसको ओरिजिनल ऑर्डर, यानी कि ओरिजिनली यही था कि सिर्फ बैकवर्ड क्लास को मिलेगा तो वहीं तक रखें। Accordingly, the Department of Personnel and Training issued another office memorandum on 18 September 1993, और 1993 8 सितंबर को एक और चीज़ आई थी, वो क्या थी, द डिस्प्यूट थस केम टू एन एंड दिस पॉलिसी हैज़ बीन फॉलोड सिंस देन।
और फिर ये डिस्प्यूट ख़त्म हो गया था और जो डिपार्टमेंट था, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इशू, उसने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया था और उस दिन से लेके ये आज तक माना जाता है। Who did and what in this case of reservation for backward classes? किसने दिया, क्यों दिया, कब कैसे दिया, हमने सब देखा। सुप्रीम कोर्ट ने सोल्यूशन किए, कैबिनेट मीटिंग हुई थी, प्रेसिडेंट एंड गवर्नमेंट ऑफिसर्स, मतलब कौन कौन मिला हुआ था हम देख सकते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफिसर्स अपहेल्ड रिजर्वेशन, उन लोगों ने सोचा, फिर प्रेसिडेंट टुक द डिसीजन, प्रेसिडेंट ने डिसीजन लिया, उसके बाद इम्प्लीमेंट करने से पहले एक मीटिंग हुई थी और फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो इसके लिए डिस्प्यूट यानी लड़ाइयाँ हुई थी उनको सॉल्व किया था। नीड फॉर पॉलिटिकल इश्यूज, क्या नीड, क्यों हमें इतने सारे पॉलिटिकल इश्यूज होती हैं, क्या उनकी नीड है। वी हैव सीन वन एग्जाम्पल हाउ द गवर्नमेंट वर्क्स, हमने देखा कि गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है। गवर्निंग अ कंट्री इन्वॉल्व वेरियस सच एक्टिविटीज़, मतलब एक कंट्री को गवर्न करने में कितनी सारी एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो मिली हुई होती हैं। फॉर एग्जाम्पल द गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एंश्योरिंग सिक्योरिटी टू सिटीजन एंड प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ। किसी भी गवर्नमेंट की ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है यानी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने सिटीज़न को यानी जो उनकी कंट्री के लोग हैं उनको सिक्योरिटी यानी सुरक्षा प्रोवाइड कराएं, पढ़ाई एजुकेशन प्रोवाइड कराएं और हेल्थ। इट कलेक्ट्स टैक्सेस एंड स्पेंड्स द मनी थस रेज्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन क्या होता है गवर्नमेंट में ज़्यादातर डिफेंस एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम कि जो गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है वो ज़्यादातर या तो एडमिनिस्ट्रेशन यानी जो गवर्नमेंट खुद का संचालन करती है उसमें, या फिर डिफेंस में यानी जो लोगों का सिक्योरिटी होता है, जो आर्मी और नेवी होता है हम उसको डिफेंस कहते हैं, यानी रक्षा करने में या डेवलपमेंट में ही खर्च कर देती है। इट फॉर्मुलेट्स एंड इम्प्लीमेंट सेवरल वेलफेयर स्कीम, या फिर क्या करती है कुछ वेलफेयर स्कीम भी इम्प्लीमेंट करती है, लागू करती है। वेलफेयर यानी वेलफेयर का मतलब होता है जिससे लोगों को सेटिस्फेक्शन हो, जो चाहते हैं उन्हें वो मिले। सम पर्सन्स हैव टू टेक डिसीजंस ऑन हाउ टू गो अबाउट दीज एक्टिविटीज़, और कुछ पर्सन को ये डिसीज़न लेना पड़ता है कि ये एक्टिविटीज़ कैसी चल रही हैं। तो एक पर्सन इसलिए भी होता है जो देखता है कि कंट्री सही से चल रहा है या नहीं, या लोग उनसे खुश हैं या नहीं हैं। On how to about these activities, others have to implement these decisions, और कुछ होते हैं जो implement करते हैं, कुछ होते हैं ध्यान रखते हैं कि कंट्री खुश है या नहीं, और कुछ डिपार्टमेंट होते हैं जिनको इनसे रिलेटेड डिस्प्यूट सॉल्व करने पड़ते हैं, मतलब लड़ाइयों को सॉल्व करना पड़ता है। If dispute arise on these decision in their implementation, there should be some to determine, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको क्या करना है, रॉन्ग और राइट के बीच में डिफरेंस करके डिसीजंस पे सॉल्व करना होता है, मतलब डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना होता है। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट दीज एक्टिविटीज़ कीप टेकिंग प्लेस इवन इफ़ द पर्सनस इन की पोजिशंस चेंज, और कुछ चेंजेस भी कई बार लाने पड़ते हैं। सो टू अटेंड टू ऑल दीज टास्क सेवरल अरेंजमेंट्स आर मेड इन ऑल मॉडर्न डेमोक्रेसी, और इसके लिए ये एक ईजी टास्क नहीं होता किसी भी डिसीज़न को इम्प्लीमेंट करना, उसका ध्यान रखना कि लोगों को अच्छा लगा या नहीं, मतलब लोगों के लिए काम करना, उनसे वेलफेयर जानना कि उन्हें अच्छा लगा यानी फ़ायदा मिल रहा है या नहीं, और फिर उससे जो इशू हैं उनको भी सॉल्व करना। सच अरेंजमेंट्स आर कॉल्ड इंस्टीट्यूशन, और इन अरेंजमेंट को क्या नाम दिया गया है, इंस्टीट्यूशन। A democracy work well when these institution perform functions assigned to them. अगर ये इंस्टीट्यूशन अपना काम अच्छे से करेंगे तो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट जो होती है, डेमोक्रेसी जो होती है वो अच्छे से किसी भी कंट्री को मेंटेन रख पाएगी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री लेज डाउन बेसिक रूल्स ऑन द पावर्स एंड फंक्शंस, और फिर क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन में सबको इक्वली पावर मिल पाती है और ये किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन उनके लिए सक्सेस होता है। फॉर ईच इंस्टीट्यूशन इन एग्जाम्पल अबव सेवरल इंस्टीट्यूशन एट वर्क, अब हम कुछ इस इंस्टीट्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। The Prime Minister and the Cabinet of institution that take all important policy. प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मीटिंग्स होती हैं जो कि किसी भी चीज़ से रिलेटेड कंट्री के लिए डिसीज़न लेते हैं और पॉलिसी बनाते हैं। सो फर्स्ट इंस्टीट्यूशन कौन हो गया, पार्लियामेंट, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर मीटिंग होती है और वो डिसीज़न लेते हैं। द सिविल सर्वेंट्स वर्किंग टुगेदर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट द मिनिस्टर्स डिसीजन, और फिर कुछ मतलब
सिविल सर्वेंट्स होते हैं, मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं जिनकी जॉब लगी होती है गवर्नमेंट, वो भी इनके साथ मिलके काम करते हैं और डिसीज़न को इम्प्लीमेंट करने के लिए उनकी हेल्प करते हैं। थर्ड आता है द सुप्रीम कोर्ट इज़ एन इंस्टीट्यूशन वेयर डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट आर फाइनली सेटल्ड। और फिर थर्ड इंस्टीट्यूशन हमारा आता है सुप्रीम कोर्ट। अगर किसी भी डिसीजंस को लेके डिस्प्यूट होता है यानी लड़ाइयाँ होती हैं तो उसको कौन सॉल्व करता है? सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करता है। कैन यू थिंक ऑफ सम अदर इंस्टीट्यूशन? क्या हम इनके सिवा कोई और इंस्टीट्यूशन के बारे में सोच सकते हैं? व्हाट इज़ देयर रोल, और उनका क्या रोल हो सकता है? वर्किंग विद इंस्टीट्यूशन इज़ नॉट ईजी। किसी भी इंस्टीट्यूशन का वर्क कर पाना कोई इजी नहीं होता। इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व रूल्स एंड रेगुलेशंस। किसी भी इंस्टीट्यूशंस के लिए बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जो उनको फॉलो करने होते हैं। दिस कैन बाइंड द हैंड्स ऑफ लीडर, और इसके कारण जो लीडर्स हैं उनके वो मजबूर होते हैं। इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व मीटिंग्स, कमिटीज़ एंड रूटीन्स। हर इंस्टीट्यूशन की अपनी मीटिंग्स होती हैं, कमेटीज़ होती हैं, मतलब ग्रुप्स होते हैं, और रूटीन होते हैं जो उनको रोज़ फॉलो करना, मतलब जो वर्क उन्हें रोज़ करना पड़ता है। दिस ऑफन लीड्स टू डिलेज एंड कॉम्प्लिकेशंस। इसकी वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन प्रॉब्लम भी आती हैं कई बार। देयरफॉर डीलिंग विद इंस्टीट्यूशन कैन बी फ्रस्ट्रेटिंग. One might feel that is much better to have one person take all the decision without any rules, procedures and meeting. क्योंकि ये बहुत ही हार्ड वर्किंग होता है कि किसी भी इंस्टीट्यूशन को वर्क करना, उसको चलाना, उस के लिए सही डिसीज़न लेना। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता बिना किसी रूल्स एंड रेगुलेशन के, इतने सारे प्रोसीजर करे बिना सिर्फ एक ही इंसान डिसीज़न ले ले? बट दैट इज़ नॉट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पर डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो एक सोच है वो सबके लिए सही हो, इसलिए इतने सारे लोगों का द्वारा डिसीज़न लिया जाता है। सम ऑफ द डिलेज एंड कॉम्प्लिकेशन इंट्रोड्यूस्ड बाय इंस्टीट्यूशन। पर इससे क्या होता है, एक नुकसान होता है कि जो भी इम्प्लीमेंट होना होता है रूल या लॉ, उसमें डिले हो जाता है, मतलब कभी कभार देरी भी हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन वर्क करते हैं। पहले प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर, देन कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स, तो लॉ को इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगता है। इसलिए दे प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ वाइडर सेट ऑफ पीपल टू कंसल्ट इट इफ़ एनी डिसीजन। और बहुत सारे लोगों को कंसल्ट करना पड़ता है, मतलब राय लेनी पड़ती है। इंस्टीट्यूशंस मेक इट difficult to have a good decision taken very quickly, but they also make it equally difficult to rush through a bad decision. कोई भी जो बैड डिसीज़न या गलत डिसीज़न होगा वो जल्दी से लिया जा सकता है, पर एक अच्छा डिसीज़न लेने के लिए और पूरी कंट्री का वेलफेयर सोचते हुए, मतलब कि सबको इक्वालिटी मिलनी चाहिए, इसलिए अच्छे डिसीज़न को लेने में टाइम लगता है। दैट इज़ वाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंसिस्ट ऑन इंस्टीट्यूशन। इसलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में डिफरेंट इंस्टीट्यूशन होते हैं।